राजस्थान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की संवेदनशीलता। सड़क हादसे को लेकर उन्होंने एक स्पष्ट करते हुए कहा कि सुरक्षा एस्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ हादसा हुआ। रामावतार बुनकर और मनोज मीणा के ड्यूटी पर आते समय हादसे की जानकारी मिली। तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। रामावतार की हालत चिंताजनक है और मनोज मीणा की स्थिति अभी स्थिर है। डॉक्टरों को हर संभव चिकित्सा सुविधा तत्परता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हमारी सुरक्षा करने वाले ये जवान सिर्फ कर्मचारी नहीं अपितु हमारे परिवार का हिस्सा है। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की संवेदनशीलता यहाँ देखने को मिली है। प्रेमचंद बैरवा ने एक्स पर पोस्ट किया है हादसे को लेकर। प्रेमचंद बैरवा एसएमएस पहुंचे जहां उन्होंने रामावतार और मनोज मीणा के से स्वास्थ्य की जानकारी ली, डॉक्टरों से बातचीत की और उन्हें तत्परता से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की डॉक्टरों को यहां निर्देश भी दिए। और अब राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर है, जहां गर्ल्स स्कूल बंद करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार दंड की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। प्रिया और अन्य स्टूडेंट्स की ओर से दायर याचिका पर आदेश दिए गए हैं। एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने मामले की पैरवी की। याचिका में कहा गया ब्यावर के देलावाड़ा में एकमात्र गर्ल्स स्कूल को बंद किया गया। गर्ल्स स्कूल को बॉयज स्कूल के साथ मर्ज कर बंद किया गया है और जबकि स्कूल में 300 से अधिक गर्ल्स अध्ययनरत हैं। तो गर्ल्स स्कूल को बंद करने का मामला हाईकोर्ट इसमें सख्त नजर आया। याचिका में कहा गया कि ब्यावर के दिलवाड़ा में एकमात्र गर्ल्स स्कूल को बंद किया गया है और गर्ल्स स्कूल को बॉयज स्कूल के साथ मर्ज कर बंद किया गया है और इस स्कूल में 300 से ज्यादा गर्ल्स अध्ययनरत हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर, गर्ल्स स्कूल के बंद करने के मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कटालिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। गर्ल्स स्कूल को बंद करने के मामले में राजस्थान अब सख्त हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया है। तो क्या कुछ इस पूरी मामला है? देखिए कि ये ब्यावर के पास में देलवाड़ा गांव है और उसमें गर्ल्स स्कूल, एकमात्र गर्ल्स स्कूल है जहां पे करीब 276 जो गर्ल्स हैं उनकी टीसी काट दी गई है और ये कहते हुए कि इस स्कूल को अब समाप्त कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पे अब जो है बॉयज स्कूल में ही इसको मर्ज किया जाएगा, वहीं पे एडमिशन लिया जाए। तो ऐसे में अभी वहाँ पूरा आंदोलन चल रहा है। गाँव और जो सारे जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, सारी 276 गर्ल्स हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और इस मामले को लेकर अब जो है जो स्टूडेंट है वहाँ की प्रिया और दो अन्य छात्रा है वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंची है और उन्होंने यहाँ पर याचिका दायर की। याचिका पे राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और जस्टिस अनूप कुमार दंड की एकल पीठ ने सरकार को, शिक्षा विभाग को, साथ ही जो जिला कलेक्टर हैं उन तमाम अधिकारी को जो है नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है कि ये इस तरीके से जब जो आर्टिकल जो है शिक्षा के अधिकार को सभी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देता है, ऐसे में इस तरह से जब 300 के करीब गर्ल्स ऑलरेडी पढ़ रही है, वहाँ भवन बना हुआ, तो फिर उसको मर्ज कैसे किया जा सकता है। तो इसी को लेकर नोटिस जारी किए हैं, सरकार से जवाब मांगा है। अब क्या कुछ होता है, सरकार के जवाब से इंतजार किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद निजाम इस जानकारी के लिए। और अब आरटीओ प्रथम से खबर है, जहां जिन भी वाहनों पर 5 चालान बाकी उनको मौके पर ही सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। आज से बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू हो गया है और 30 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग सीएफ राजस्व के लिए
आरटीओ राजेंद्र सिंह ने विशेष अभियान शुरू किया है। 10,000 से भी ज्यादा वाहनों पर बकाया चल रहा है और इसके साथ ही स्लीपर बसों के सामान ढोने की शिकायतों पर वीडियो कोच बसों की चेकिंग के निर्देश जारी किए गए हैं। अवांछित सामान मिलने, जीएसटी चोरी मिलने पर पुलिस या जीएसटी टीम की मदद लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। अजमेर रोड, आगरा रोड और टोंक रोड पर अभियान शुरू किया गया है। जहां जिन वाहनों पर 5 चालान बाकी, उनको मौके पर ही सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। आज से बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ है। 30 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग सीएफ राजस्व के लिए आरटीओ राजेंद्र सिंह ने विशेष अभियान शुरू किया है और 10,000 से ज्यादा वाहनों पर बकाया चल रहा है। इसके साथ ही स्लीपर बसों में सामान ढोने की शिकायतों पर वीडियो कोच बसों की चेकिंग के भी निर्देश जारी किए हैं। अवांछित सामान मिलने, जीएसटी चोरी मिलने पर पुलिस तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील बिरसा जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू हो गया है वाहनों की, तो क्या कुछ ये पूरी अपडेट है, इसमें क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए साक्षी, परिवहन विभाग जो है वो लगातार इस तरह की जो कार्रवाई वो करते रहता है। किस तरह से जो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू है वो विभाग को मिले, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कई तरह के जो अभियान है वो चलाए जाते हैं। लेकिन ये अभियान अपने आप में ज्यादा खास है क्योंकि जो बकाया वसूली है वो वाहन चालकों से यहाँ पर ली जाएगी, क्योंकि कई बार जो चालान करके वाहनों को छोड़ दिया जाता है लेकिन वाहन चालक जो है वो चालान जमा नहीं करवाते हैं। तो ऐसे में ये विशेष अभियान चलाया गया है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में ये अभियान चलेगा और इसमें जितने भी वाहन है जो 5 चालान जिनके बाकी हैं, यानी 5 चालान से और या उससे ज्यादा अगर चालान बाकी हैं तो उन वाहनों को मौके पर ही सीज करने के निर्देश दिए हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। क्योंकि इस तरह के जो वाहन हैं जिन पर बकाया वसूली अभी चल रही है, 10,000 से ज्यादा वाहनों पर करीब 30 करोड़ रुपए की बकाया वसूली जो है वो बकाया जो वाहनों पर वो चल रहा है। ये 30 करोड़ के लगभग का बकाया सिर्फ और सिर्फ आरटीओ फर्स्ट रीजन जो है उसके अंदर चलने वाले वाहनों का है। तो ऐसे में एक बड़ा अभियान है वो है। और इस अभियान के साथ ही साथ क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जो स्लीपर बस है उन बसों में सामान यानी जो लगेज है वो लाया ले जाया जाता है, तो वो नियम विरुद्ध है। क्योंकि हादसे का कारण, अत्यधिक जो भार है वो हादसे का कारण बन जाता है। तो ऐसे में उन बसों पर भी कार्रवाई होगी जो अवैध रूप से लगेज लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जो वीडियो कोच बस है उनकी विशेष चेकिंग की जाएगी कि उसमें किसी तरह का जो संदिग्ध सामान तो नहीं है या फिर जीएसटी चोरी करके तो वो ये सामान लाया ले जाना नहीं कर रहे हैं। ऐसे जो वाहन है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस और जीएसटी टीम को भी शामिल किया जाएगा। सुनील, तो एक बात बताइए कि वसूली की सुविधा भी यहाँ दी जाएगी जिन वाहनों पे बकाया है, या फिर सीधे सीज किया जा रहा है? देखिए, जो शुरू में जब चालान किया जाता है तो सबसे पहले वो चालान जमा कराना होता है। लेकिन अगर वो चालान जमा नहीं करवाए, ऐसी वाहन का दोबारा 3 बार 4-5 बार तक चालान हो गए तब भी अब तक चालान नहीं जमा करवाया गया, बस को सीज किया जाएगा। सीज करने के बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और वहां पर जो बस चालक है उस बस को जब छुड़वाएगा तो एक जो राशि है वो देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये राजस्व जो है उसके लिए लाभदायक रहता है। इसमें जो 5 चालान की राशि देनी पड़ेगी, साथ ही साथ सीज की जो राशि है, बस को छुड़वाने की राशि है या वाहन को छुड़वाने की राशि है, वो भी जमा करवानी पड़ेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सीज होने के बाद वाहन को जो छुड़वाने के लिए एक जो बड़ी जो मोटी रकम है वो दी जाती है वाहन चालक के द्वारा। और ये पूरा जो है ये राजस्व अर्जन का ही जो एक जरिया वो होता है। और दूसरी तरफ जो वाहन चालक है, बस चालक है, उनमें एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि समय पर जो भी बकाया है, चाहे जीएसटी हो या फिर चालान की राशि हो या फिर अन्य टैक्सेज है, उनको समय पर जमा करवाएं, नहीं तो जो सख्त कार्रवाई वो हो सकती है, सीज की कार्रवाई हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील उस जानकारी के लिए।
जैसलमेर से खबर है, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हाबुड़ की कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुमन बाला के निलंबन का मामला। कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पक्ष में ग्रामीण आ गए हैं। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुमन बाला को निलंबित का ग्रामीणों विरोध कर रहे हैं। स्कूल परिसर में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए। निलंबित के विरोध के चलते गांव के दोनों विद्यालयों के तालाबंदी की बात कही गई। पूनम नगर में सोमवार को गेट के पिलर के नीचे आने से एक छात्र की मौत हो गई थी। जर्जर गेट की जानकारी प्रधानाचार्य ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 23 जुलाई को ही दे दी थी। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बच्चे की यहां जान गई है। तो जैसलमेर से खबर है, जहां कल एक बच्चे की जर्जर गेट तोड़ने से मौत हो गई थी। स्कूल में 1 बजे मुख्य द्वार था, वो गिर गया था तेज हवा की वजह से, और उसके उपरांत में यहाँ पे एक बच्चे की मौत भी हुई है। उसमें पूरा प्रशासन जैसे मेरे पास जिला कलेक्टर वगैरह सभी आए थे। उसके बाद उस बॉडी का पोस्टमार्टम करवा करके परिवार वालों को सबको शांत कर दिया। उसके बाद में कुछ अफसरों ने अपने खुद के बचाव के चक्कर में हमारी इस स्कूल में, बालिका स्कूल में 2 ही मैडम हैं, और एक मैडम के पास 19 दिन से चार्ज मिला था, और वही आज उनको सस्पेंड कर दिया गया। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, एक तो हमने हमारा बच्चा खोया, उसके बाद में बच्चियों को कहना चाहते हैं कि मैडम बिल्कुल ईमानदार, कर्मठ, इसी मैडम के कारण विद्यालय चल रहा है। संचालन आलीशान कर रही है, कोई कमी नहीं है। यदि इस निर्दोष मैडम को इस तरह से निलंबित किया गया तो ये अन्याय है, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और ग्रामीण इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और इसकी तालाबंदी कर रहे हैं। कल से धरना रहेगा हमारा। विद्यालय तालाबंदी। कोटा के इटावा में पिपलदा विधायक चेतन पटेल कोलाना ने तहसील पिपलदा क्षेत्र के ग्राम बंजारी विद्यालय में धरना दिया। जिला परिषद सदस्य खातोली बंजारी ग्रामवासी एवं विद्यालय के छात्रों सहित तहसीलदार पिपलदा को ज्ञापन दिया। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इटावा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पटवारी बंजारी भी उपस्थित रही। विधायक पटेल ने ज्ञापन में बताया कि पिपलदा तहसील के ग्राम बंजारी चाणंदा छात्रपुरा कुम्हारिया में वर्षों पूर्व भामाशाहों द्वारा अपनी निजी भूमि विद्यालय हेतु दान की गई, जिसमें दान के तुरंत पश्चात सरकारी कोष से विद्यालय भवन भी बनाया गया। परंतु विद्यालयों का इन भवनों पर कब्जा होने के बाद भी दान की गई हुई भूमि को विद्यालय के नाम आज तक आवंटित नहीं हुआ। क्या ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है? पटेल ने ज्ञापन में चेतावनी दी और कहा कि हमने हर तरीके से प्रयास कर लिए हैं, अब हम आंदोलनरत हैं। बहुत ही अप्रिय घटना घटित हुई, हमें अब चेतना चाहिए। इसी को लेकर आज बंजारी में ग्रामवासियों में आक्रोश है। कोई यहाँ पे भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, जिसको लेकर आज हम यहाँ पे आए हैं। और मैंने अभी प्रशासन को बुलाया है, यहाँ पे सीबीओ मैडम है, यहाँ पे सभी टीचर्स उपस्थित है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जिला प्रशासन से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके जगह आवंटित करवाई जाए। बंजारी छतरपुरा कुमारिया जो हरियाणा में पड़ता है, उसके अलावा गणेशगंज में गणेशगंज पंचायत में चारदा गांव है। ये ऐसे स्कूल है इस गांव में जहाँ पे भूमि आवंटित नहीं है। आज हम पैसा दे नहीं सकते यहाँ पे, कल से स्कूल की बिल्डिंग गिर जाएगी, कुछ भी अगर घटना घट गई तो इनका क्या जाएगा? मंत्री जी का तो कुछ जाएगा नहीं। तौड़गढ़ के बेंगू नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में एक बड़ा हादसा टल गया, जब अचानक तेज आवाज के साथ मकान की छत और दीवार गिर पड़ी। छत की पट्टियों के साथ कमरे की एक दीवार भी ढह गई। कमरे में रखा सारा सामान मलबे के नीचे दबकर नष्ट हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया। ईओ यादव ने मौके पर पहुंचकर तत्काल जर्जर मकान को पूरी तरह से खाली करने के निर्देश दिए। घटना के बाद लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों की मांग है कि ऐसे खतरनाक और जर्जर भवनों की तुरंत जांच की जाए और आवश्यक कदम उठाया जाए। सर मथुरा कस्बे के महाकालेश्वर पार्क के पास हाल ही में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी रोहित मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है, जिसका उपयोग फायरिंग में किया गया था। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है।
चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां बेडच नदी में पुलिया से बाइक सहित 2 युवकों के बहने का मामला सामने आया है। दूसरे दिन सुबह युवक का शव मिला। नगरी पुलिया से करीब 2 किलोमीटर दूर युवक का शव मिला। सिविल डिफेंस की टीम दूसरे युवक की तलाश में जुटी हुई है। पूर्व उप सरपंच आनंद सिंह समेत कई ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। तो युवकों के डूबने का मामला, एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं दूसरे की तलाश में जुटी हुई है सिविल डिफेंस की टीम। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां नदी में 2 युवक बह गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। प्रदेश में मानसून का दौर जारी है। जमकर बरस रहे हैं बादल। सोमवार को कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हो गए हैं और आज भी 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर, धौलपुर, करौली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट यहां जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए शिक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। 13 जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई। झालावाड़, धौलपुर, खैरतल, तिजारा, कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, सलुम्बर, अलवर में स्कूलों की छुट्टी की गई है। तो प्रदेश में मानसून मेहरबान है, लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश को देखते हुए शिक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। 13 जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। बिसलपुर बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी जारी है। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के बाद खोले गए गेट 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर गेटों को खोलकर 60,100 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। गेट नंबर 8 को 1 मीटर खोलकर 6,010 क्यूसेक पानी, गेट नंबर 9 को 2 मीटर खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी, तो वही गेट नंबर 10 को 2 मीटर खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी, 11 नंबर गेट को 2 मीटर खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी, तो वहीं 12 नंबर गेट को 2 मीटर खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी और गेट नंबर 13 को 1 मीटर खोलकर 6,010 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते इटावा क्षेत्र की तीनों प्रमुख नदियां चंबल, पार्वती और काली सिंध अपने खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। काली सिंध नदी पर बनी नवनेरा एबला डैम के सभी 27 गेट खोले जा चुके हैं। डैम से लगातार 3.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और इतनी ही मात्रा में पानी की आवक भी यहां बनी हुई है। इसी तरह कोटा बैराज के पानी की निकासी के चलते चंबल नदी भी उफान पर है। पार्वती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण अयाना थाना क्षेत्र की सुरधाग पुलिया पर पानी की चादर चल रही है, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क पूरी तरह से बाधित हो रहा है। भरतपुर जिले का कपरोली गांव जलमग्न हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत अधापुर के गांव कपरोली गांव का 8 दिन से संपर्क जिला हेडक्वार्टर से टूट गया है। वहीं गांव के चारों ओर पानी इस कदर भर गया है कि उसके आगामी सप्ताह में भी खाली होने के आसार यहां नजर नहीं आ रहे। सच बिधड़ की टीम गांव कपरोली पहुंची तो सबसे पहले टीम की चुनौती थी गांव तक पहुंचना। ऐसे गांव में से करीब 1.5 किलोमीटर पूर्व एक ऐसी क्षतिग्रस्त पुलिया मिली जो पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त थी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अब न तो स्वच्छ पीने के पानी है और न ही ग्रामीणों के पास खाद्य सामग्री। लोगों की खाद्य सामग्री भी अब खत्म होने की कगार पर है। वहीं गांव से कई परिवार तो इस समस्या से तंग आकर पलायन तक कर चुके हैं। गांव वालों ने ये भी आरोप लगाया कि गांव में हर वर्ष इसी तरह पानी भर जाता है। बता दें कि भरतपुर संभाग में आज और कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
पीछे तक देख पा रहे होंगे पानी के बीच ये फंसा हुआ ये एक टापू नुमा गाँव जो कि साल के 3 महीने पूरे जनजीवन के साथ दुनिया से कट जाता है। इसलिए क्योंकि इस गांव को चारों तरफ से पानी घेर लेता है, आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई भी पक्की सड़क इस गांव के पास नहीं है जिससे ये लोग भरतपुर तक भी जा पाए, जिससे ये लोग अपनी मूलभूत जरूरत का सामान लेने के लिए मार्केट तक भी जा पाए। ऐसी भी कोई व्यवस्था इस गांव के लिए नहीं की गई है। एक कच्ची सड़क है जिस पर ऊपर पानी जब भर जाता है तो वो भी पानी में डूब जाती है और कच्ची सड़क की मिट्टी भी खेतों की मिट्टी में मिल जाती है और इस तरह से उस सड़क का भी अपना कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में पिछली कई सालों में कई बार प्रशासन के द्वारा इस गांव के लिए नावों की व्यवस्थाएं की गई थी। बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि एक गांव जो चारों तरफ से पानी से घिर के टापू बन जाता है, बारिश के मौसम में प्रशासन वहां नावों की व्यवस्था करता है, लेकिन बाकी के समय में जब वह पानी नहीं होता है उस गांव के लिए सड़कों की व्यवस्था नहीं की जाती है और उस गांव के विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आप चारों तरफ देख रहे होंगे ये स्थिति है इस गांव की। ये गांव है कपरौली गांव, भरतपुर के बहुत नजदीक है और इस समय पूरी तरह से पानी में ये बीच में पानी के बीच टापू बन गया है। चारों तरफ से पानी पानी है और अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है। आने वाले समय में बारिश का अलर्ट जैसा कि बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा, अगर ऐसा होता है तो इस गांव की स्थिति क्या होगी ये आप और मैं तो नहीं, शायद भगवान ही जाने, क्योंकि प्रशासन इस गांव की सुध लेता तो अब तक यहाँ कुछ व्यवस्थाएं हुई होती। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। इनका जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बच्चों की पढ़ाई, लोगों का काम करने जाना, रोजगार के लिए जाना, सब कुछ प्रभावित हो रहा है। देखना यह है कि प्रशासन कितनी जल्दी और कितनी त्वरित कार्रवाई के साथ इन गांव वालों की समस्याओं पर ध्यान देता है। लगातार अपडेट देने के लिए मैं आपके साथ बनी हुई हूँ। भरतपुर से मैं रीना, सच वे धड़क।